आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण की। संसद में आज राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद को संबोधित करेंगी। संसद के संयुक्त सत्र को, दोनों ही सदनों को, राज्यसभा लोकसभा सत्र को आज संबोधित करेंगी। राज्यसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। इसमें 5 साल के लिए केंद्र सरकार के रोड मैप की रूपरेखा पेश की जाएगी। ये बैठक नई संसद में होगी, जहां राष्ट्रपति मुर्मू का संबोधन सुबह करीब 11 बजे होना है। सभी सांसदों को सुबह 10:30 बजे तक संसद पहुंचने और 11 बजे तक लोकसभा चैंबर में अपनी सीट पर बैठने को कहा गया है। और इसी बीच खबर यह है कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल के खिलाफ लगातार कार्रवाई के विरोध में आज राज्यसभा में प्रदर्शन करेगी और राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार भी कर सकती है आम आदमी पार्टी। ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और खबरें यह भी हैं कि स्पीकर का चुनाव हारने के बाद मतलब जो तो संकेत साफ थे कि स्पीकर कौन बनने जा रहा है। हालांकि विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतारा था के सुरेश के तौर पर। अब डिप्टी स्पीकर के लिए दावेदारी भी विपक्ष यहां पर करेगा। ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के सांसद के सुरेश डिप्टी स्पीकर के लिए प्रत्याशी बन सकते हैं। और स्पीकर की बात करें तो स्पीकर के लिए एनडीए के ओम बिरला से ध्वनि मत से ये चुनाव हार गए थे के सुरेश। तो आज राज्यसभा का सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र को, दोनों ही सत्रों को राष्ट्रपति महामहिम आज संबोधित करने वाली हैं। इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए हम सीधे रुख कर देते हैं। हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं विश्लेषण करने के लिए। ब्रजेश जी, किस तरीके से देखते हैं आप 2024 के इस पूरे संसद को, संसद के सत्र को, लोकसभा सत्र को, राज्यसभा सत्र को, क्योंकि बहुत कुछ बदल चुका है पिछले 10 सालों में? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो यही हुआ कि संसद की नई बिल्डिंग बन गई, संसद नए भवन में आ गया है। और तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। मगर बड़ा बदलाव ये भी है कि 18वीं लोकसभा वो लोकसभा होगी जहाँ पर जो पूरा सत्र इसी नए परिसर या नई बिल्डिंग में लगेगा। क्योंकि जो पिछली 7वीं लोकसभा हमने देखी वो आधा पुरानी बिल्डिंग में थी जिसको संसद भवन कहा जाता था और आधी नई बिल्डिंग में है। और देखिए, आज का दिन तो बहुत खास है क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कल बहुत अच्छे तरीके से हो गया। कोई बहुत तनातनी नहीं हुई, कोई किसी प्रकार का मतदान नहीं हुआ। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ने तकरीबन इसको सर्वानुमति कह सकते हैं, एक अध्यक्ष का चुनाव किया। अब आज अभिभाषण का दिन है, यानी कि पार्लियामेंट शुरू हो गई है। तो राष्ट्रपति अपने जो लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों को ज्वाइंट जो सेशन होता है, संयुक्त सदन होता है, उसको संबोधित करेंगी, जिसको राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण का मकसद होता है कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण दरअसल सरकार का प्रस्ताव होता है, सरकार का बयान होता है जिसको राष्ट्रपति पढ़ती हैं। तो इस अभिभाषण में राष्ट्रपति जो सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, उसकी क्या प्राथमिकताएं हैं, इनका खुलासा करेंगी। साथ ही पिछले 5, चूंकि ये कंटिन्यूइंग सरकार है, पिछले 5 साल पहले भी यही सरकार थी, तो उस सरकार ने पिछले 5 सालों में क्या काम किया और क्या करने जा रही है, इसका पूरा लेखा जोखा, इसका पूरा बयान वो संसद के दोनों सदनों के सामने रखेंगे। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ा मौका है। और जब भी संसद का एक नया सत्र शुरू होता है तो एक बहुत बड़ी औपचारिकता होती है। और इस औपचारिकता इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि 18वीं लोकसभा का ये पहला सत्र है। बिल्कुल ब्रजेश जी, खबरें ये भी हैं कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा उसका विरोध करेगी, उसका बहिष्कार करेगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि उनके मुखिया मतलब दिल्ली के सीएम केजरीवाल जेल में बंद हैं। ईडी ने तो गिरफ्तार किया ही था, सीबीआई ने गिरफ्तार कर दिया था। इसके विरोध में आम आदमी पार्टी राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने जा रही है। इसको किस तरीके से देखेंगे आप? देखिए, ये राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उसका विरोध करने का भी एक तरीका होता है। कुछ लोग सदन में बैठ के विरोध करते हैं, टोका टाकी करते हैं, और कुछ सीधा बहिर्गमन कर देते हैं या उस पर शामिल ही नहीं होते। चूँकि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी में थे, जब तक उनकी वहाँ जमानत होने की बात चल रही थी, उनको कल सीबीआई ने अरेस्ट करके फिर से 3 दिन की हिरासत में ले लिया है। तो ये आम आदमी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। वो इस सरकार से नाराज़ है, तो नाराज़गी व्यक्त करने के लिए वो इस अभिभाषण का
का बायकॉट करेगी, बहिष्कार करेगी, यानी कि सदन में जाएगी ही नहीं। अब देखना ये है कि चूंकि जो आम आदमी पार्टी है वो इंडिया गठबंधन का एक बड़ा अहम सदस्य है, तो वो बाकी के लोग उनको इस बात पे समर्थन देते हैं या नहीं देते हैं, इंडिया गठबंधन के लोग जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये थोड़ी देर में तय हो जाएगा, क्योंकि एक 10:30 बजे एक बैठक होने वाली है जिसमें इंडिया गठबंधन के सारे लोग मिलेंगे और तय करेंगे कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उनका क्या रवैया होगा। दरअसल कल जिस तरीके से अध्यक्ष के चुनाव के बाद जिस तरीके से आपातकाल को लेकर एक निंदा प्रस्ताव रखा गया, तो उससे विपक्ष के लोग भी आहत हैं। उनको लग रहा है कि सरकार ने उनसे सर्वानुमति तो मांगी मगर सरकार अपने एजेंडे पे कायम है। तो मुझे लगता है कि आज फिर कुछ ना कुछ तनातनी इस अभिभाषण के दौरान होगी, रोक टोक होगी, नारेबाजी होगी, तो वो सब भी हम लोग आज 10-11 बजे से देख पाएंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। बहुत धन्यवाद आपका ब्रजेश जी जुड़ने के लिए और विश्लेषण के लिए, तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर मुख्यमंत्री निवास में जन दर्शन का आयोजन होने जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय आम जनों से मुलाकात करेंगे। सीएम हाउस में साप्ताहिक जन दर्शन का आयोजन होगा। आज से हर गुरुवार जन दर्शन का कार्यक्रम रखा जाएगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आम जनों से मुलाकात करेंगे। आम जनता की समस्याओं का निराकरण करेंगे। निराकरण के लिए अधिकारियों को जारी करेंगे दिशा निर्देश। सीएम जन दर्शन कार्यक्रम को जानिए, जनता की समस्याएं सुनेंगे सीएम, तुरंत ही निराकरण की कोशिश भी होगी। समस्याओं का तुरंत ही निराकरण कर दिया जाएगा। आम जनता से मुख्यमंत्री सुझाव भी लेंगे, बातचीत करेंगे, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा, फीडबैक लेंगे। जो भी समस्याएं हैं, परेशानी है, उनको सुलझाने की, हल करने की कोशिश रहेगी। तो मुख्यमंत्री निवास में आज से जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। सुबह से ही लोगों की भीड़ मुख्यमंत्री के निवास के बाहर देखने को मिल रही है। 11 बजे मुख्यमंत्री लोगों से सीधे बात करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ ही हर दिन मंत्रियों के बंगले में भी इसी तरीके की भीड़ रहती है। मंत्री भी लोगों की समस्याएं सुनते नजर आते हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा आज दौरे के लिए निकल रहे थे, लेकिन लोगों ने अपनी समस्याएं सुनाना शुरू कर दिया। हमारे संवाददाता खोमन साहू ने जायजा लिया मौके का और डिप्टी सीएम से बातचीत भी की। आज मुख्यमंत्री का जनदर्शन होने वाला है, लेकिन देखिए ये उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के घर के बाहर की तस्वीर है। जनदर्शन नहीं है, फिर भी किस तरीके से मेल मुलाकात वो करते हुए नजर आते हैं। ऐसी ही भीड़ हमेशा आपको देखने को मिलेगी। उप मुख्यमंत्री जब भी बाहर निकलते हैं तब भी देखने को मिलता है। उप मुख्यमंत्री जी, आप दौरे पर जा रहे हैं लेकिन लोग आपके पास पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, मतलब प्रतिदिन की प्रक्रिया है, रोज ऐसा हो जाता है, तो जितनी हो सकती है उतना सुन लेते हैं, बात को जो हो सकता है वो करते हैं। मैं हमेशा आपके पास आता हूँ, देखता हूँ कि बड़ी दूर दूर से लोग पहुँचते हैं अलग अलग समस्याओं को लेकर। आप निकल रहे थे, निकलने के बाद रुक गए, मिल रहे हैं लोगों से, बड़ी उम्मीद लेके आते हैं। ये जो नेचुरलपन है कैसे आया आपके अंदर? नहीं, ये प्रारंभ से ऐसा है भैया, प्रारंभ से ऐसा करते हैं। दुख इस बात का है कि क्या कारण है कि प्रशासन नहीं कर पाता है तो यहाँ तक आना पड़ता है। मसला ये है सोचने का। तो आपने सुना, उप मुख्यमंत्री हैं, दौरे पर निकल रहे हैं लेकिन आम जनता की समस्या भी सुन रहे हैं। कैमरा पर्सन किशन साहू के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख करेंगे। खोमन साहू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीएम हाउस से लाइव। खोमन, एक बड़ा दिन है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत आज से छत्तीसगढ़ में हो रही है। लोग सीएम से मुखातिब हो पाएंगे, रूबरू हो पाएंगे, अपनी समस्याओं को सीधे सीएम तक पहुंचा पाएंगे। एक बहुत अच्छी पहल सरकार के निश्चित तौर पर। खोमन, देखिए निश्चित तौर पर सुमित, अच्छी पहल है। उसकी तस्वीर आपको दिखाता हूं। पहला दिन है मुख्यमंत्री निवास के बाहर की तस्वीर। आप जहां तक देखेंगे वहां तक मुख्यमंत्री निवास के बाहर दूर दूर से, पूरे प्रदेश भर से लोग पहुंचे हुए। ये तस्वीर देखिए, बड़ी संख्या में लोग जो है अलग अलग वर्गों से है, कर्मचारी वर्ग से, बुजुर्ग है, युवा है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तमाम लोग हैं, वो भी पहुंचे हैं ताकि मुख्यमंत्री से मिल सके और अपनी समस्या को बता सके। कुछ पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। ये तस्वीर देखिए सुमित, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक लोगों की जो भीड़ है वो आपको दिखाई देगी। पहली बार मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन हो रहा है, लोग पहुंचे हुए हैं। आपकी क्या समस्या है? सर, मैं समस्या नहीं लेके आया हूं। मैं जो है जन दर्शन के माध्यम से आदरणीय जो मुख्यमंत्री महोदय से स्नेह भेंट
करने आया हूँ। मेरा नाम लेखराम साहू, पूर्व पार्षद एमआईसी मेंबर, नगर पालिका निगम बिरगांव, रायपुर, छत्तीसगढ़। और भी महिलाएं पहुंची, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं, उन लोग की क्या समस्या है। आप लोग क्या समस्या लेकर? सर, मेरा नाम ममता निर्मलकर है। मैं पिछले 5 वर्षों से अपने अनुकंपा नियुक्ति के लिए इधर से उधर भाग दौड़ कर रही हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि सर से मिल के जल्द वो निराकृत कर दें। और भी बहुत सारे लोग यहाँ पहुंचे हैं और लोगों से ही बातचीत करते हैं। क्या समस्या है दादा? मोर तो समस्या बहुत है, कोई कार्यवाही करबे नहीं करे, कर्मचारी मन ह दबे है। 2 लाख रुपये सरपंच मिलने कैसे दबा दे रही ईश्वर साहू, विधायक है, विधायक ईश्वर, वो बीरनपुर, मोर गाँव परसपुर जगन्नाथपुर है, मोर नाव गोपी खुटेल। अच्छा खोमन मुझे जरा एक बात बताइए, जरा मुझे एक बात बताइए कि सीएम से मिलने की प्रोसेस क्या होगी? बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी पहुंचे हुए हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। सीएम से मिलने की प्रोसेस क्या होती है जन दर्शन कार्यक्रम के तहत, क्या प्रोसेस रहेगी? मैं समस्या खल हुई कि देखिए, प्रोसेस ये होती है सुमित कि यहाँ से जो लाइन लगाए खड़े लोग हैं वो अंदर जाएंगे, एक एक करके जो अधिकारी हैं वो पूरी जांच करेंगे। जांच करने के बाद जब अंदर जाएंगे उसके बाद एक एक करके सीएम मिलेंगे। 11 बजे जैसे ही सीएम बैठेंगे उसके बाद एक एक लोगों की समस्या सुनेंगे। दोपहर 1 बजे तक समस्या सुनी जाएगी। प्रदेश भर के जितने सारे लोग हैं वो उनकी समस्या सुनते हुए मुख्यमंत्री नजर आने वाले हैं। मुख्यमंत्री के साथ अलग अलग विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। जिस विभाग का मामला सामने आएगा उस विभाग को सीधे मुख्यमंत्री के हाथों से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो समझा जा सकता है व्यवस्थित रूप से यह पूरा कार्यक्रम को डिजाइन किया गया ताकि मुख्यमंत्री के सामने जब कोई समस्या रखे तो उनकी समस्याओं का हल हो। और यही कारण है कि जो लाइनें आपको देखने को मिल रही है सुमित, लोग बड़ी आस लेकर पूरे प्रदेश भर से पहुंचे हुए हैं ताकि वो चाहते हैं कि उनकी समस्या जो है वो खत्म हो। और निश्चित तौर पर उम्मीद है सभी को कि अपनी समस्या लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचे हैं, उनकी समस्या का हल होगा, इसी उम्मीद से पहुंचे हैं और यही मकसद है जन दर्शन कार्यक्रम का, यही मकसद है। खुमन, बहुत धन्यवाद तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, रिएक्शन हम तक पहुंचाने के लिए, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे अब। मध्य प्रदेश में महिला और बाल विकास सशक्तिकरण के लिए बनेगी नीति। महिला एवं बालिका सशक्तिकरण के लिए एक नीति बनाई जाएगी। 27-28 जून को राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन है। निर्मला भूरिया समेत 45 से ज्यादा विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उच्च शिक्षा, कौशल विकास जैसे विषयों पर चर्चा होगी। कार्यशाला में आए सुझावों के आधार पर नीति तैयार की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, हमारे ब्यूरो हेड श्याम सिंह तोमर जी जुड़ गए हैं। श्याम, अच्छी पहल हम कहेंगे, मध्य प्रदेश में महिला और बालिकाओं की सशक्तिकरण के लिए एक नीति बनाने जा रही है। सुमित, ये बहुत अच्छी पहल है क्योंकि आधी आबादी अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए नीतियां भी स्पष्ट होनी चाहिए और सभी विभागों का समन्वय जरूरी है। होता ही है, महिला बाल विकास विभाग तो ठीक करता है लेकिन बाकी विभाग जो है उन नीतियों का ठीक से समन्वय नहीं कर पाते। तो सभी को बैठाया जाएगा और सभी के साथ मिलकर डिस्कशन होगा और एक राय करके इस नीति को अमली जामा पहनाया जाएगा। नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता में हुए फर्जीवाड़े के बाद इनके निरीक्षण में शामिल 50 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई। सीबीआई जांच में अपात्र पाए गए 66 कॉलेजों को मान्यता देने की अनुशंसा करने वाले इन अफसरों के निलंबन की तैयारी की जा रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में पहली बार एक साथ इतने लोगों की विभागीय जांच होगी। दरअसल अपात्र कॉलेजों का निरीक्षण करने वाले 111 में से 90 डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को नोटिस जारी किया गया था। इनमें से 50 ही अपना जवाब दे पाए, जिनके जवाब से सरकार संतुष्ट नहीं है, जिसके बाद इनके खिलाफ विभागीय जांच के लिए 3 से 15 दिनों में आरोप पत्र जारी करने के लिए सभी मेडिकल कॉलेजों की डीन को पत्र लिखा गया है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी सूरज तिवारी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। सूरज, निश्चित तौर पर नर्सिंग कॉलेजों में मान्यता में हुए फर्जीवाड़े की अब जांच और भी ज्यादा तेज होगी। निश्चित तौर पर सुमित, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया था नर्सिंग फर्जीवाड़े का और इस पे लगातार जांच चल रही है, सीबीआई जांच कर रही है। अब एक बड़ा मामला सामने आया है कि जिस तरह से जो अगर नर्सिंग स्टाफ की बात करें और डॉक्टरों की बात करें तो 111 डॉक्टर थे जिसमें 90 डॉक्टरों को नोटिस दिया गया था, जिसमें से केवल 50 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के जो लोग हैं उन्होंने इस नोटिस का जवाब दिया था और वो भी जो जवाब है संतोषजनक नहीं है। ऐसे में जो अपात्र कॉलेज हैं
हैं जिन अपात्र कॉलेजों को इन्होंने सही बताया और जांच में ये डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ शामिल थे, अब इन पे कार्रवाई की बात कही जा रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग जो है इस पे विभागीय जांच करेगा और अगर ये सही पाया जाता है कि अपात्र कॉलेजों को इन्होंने सही ठहराया तो कहीं ना कहीं इन पे गाज गिरना लाजमी और निलंबन भी इनका हो सकता है। लगातार सीबीआई कार्रवाई कर रही है और जो लोग इस जांच के दायरे में आ रहे हैं, सीबीआई के दायरे में आ रहे हैं, जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया पूरे नर्सिंग कॉलेज को, जो अपात्र कॉलेज थे उन्हें सही बताया, उन पे लगातार गाज गिर रही है। आपने पिछले दिनों देखा किस तरह से सीबीआई के अफसर सम्मिलित हैं, जो सीबीआई जांच कर रही थी वो भी सम्मिलित थे, अब जो डॉक्टर जिन्होंने निरीक्षण किया वो भी सम्मिलित है। कुल मिलाकर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा सुमित की किस तरह से जांच करने वाले सारे अधिकारी ही इस पूरे मामले में सम्मिलित है और सीबीआई अब लगातार इनको कहीं ना कहीं अफसरों को सस्पेंड करने की तैयारी है। सूरज, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मध्य प्रदेश के धार जिले में 13वीं शताब्दी का स्मारक कहे जाने वाले भोजशाला मंदिर कमला मौला मस्जिद का वैज्ञानिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया। आज एएसआई सर्वेक्षण का 99वां और अंतिम दिन था। 98 दिनों तक चली सर्वेक्षण में कुछ ऐसे ठोस सबूत मिले हैं जो हिंदू पक्ष के दावों को मजबूत करते हैं। गौरतलब है कि पिछले 98 दिनों तक भोजशाला मंदिर कमला मौला मस्जिद परिसर में स्थल की खुदाई करने वाली एएसआई की टीम को अपनी रिपोर्ट 2 जुलाई को उच्च न्यायालय को सौंपनी है, क्योंकि मामले में अगली सुनवाई के लिए 4 जुलाई की तारीख तय की गई है। अब एएसआई सर्वेक्षण की अंतिम रिपोर्ट पर सबकी निगाहें हैं कि कोर्ट को सौंपी गई उसकी रिपोर्ट में क्या होगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 11 मार्च को भोजशाला मंदिर कमला मौला मस्जिद की वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दी थी। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी जफर जुड़ गए हैं हमारे साथ धार से लाइव। सीधा जफर का ही रुख कर लेते हैं। जफर, बेहद महत्वपूर्ण दिन हम कहेंगे आज का, क्योंकि जो सर्वेक्षण था वो खत्म हो चुका है। अब सबकी निगाहें उस रिपोर्ट पर होंगी जो एएसआई की टीम कोर्ट को सौंपेगी। जी बिल्कुल सुमित, बताना चाहूँगा कि आज 98वां दिन है। एएसआई का जो सर्वे है ये लगातार 98वें दिन से चल रहा है। पहले 6 सप्ताह का समय दिया गया था, जिसके बाद एएसआई ने और समय मांगा, न्यायालय से 8 सप्ताह का टाइम और दिया था, जिसके आज 98वें दिन पूरे हो चुके हैं। हालांकि जो कोर्ट में रिपोर्ट पेश है वो 2 जुलाई तक के न्यायालय ने टाइम दिया था कि 2 जुलाई तक के एएसआई को रिपोर्ट पेश करनी है। 2 जुलाई से पहले भी रिपोर्ट पेश कर सकते हैं, लेकिन अभी जो सर्वे चल रहा है, जो आखिरी समय में जो सर्वे हुआ है उत्तरी और पूर्वी विभाग में जो उत्खनन हुआ है, वहाँ से जो अवशेष मिले हैं, बताया ये जा रहा है कि वहाँ से जो दावे हिंदू पक्षकार जो दावे कर रहे हैं कि वहाँ से जो मूर्तियाँ मिल रही है तो उसकी जो क्लीनिंग है, ब्रशिंग है, इसमें और वक्त लगेगा। इसलिए एएसआई और समय मांगेगा और ये सर्वे लगातार और आगे चल सकता है। ठीक है सफर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और अब बात होगी मुरैना की, जहां पर लोगों ने प्रदर्शन किया है। कीचड़ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 47 के लोगों ने प्रदर्शन किया। कीचड़ में धरने पर बैठ गए महिला पुरुष और लंबे समय से कीचड़ में निकलने को मजबूर हैं, कीचड़ से परेशान हैं। तस्वीरें आपके सामने देखिए, कीचड़ में धरना दे रहे हैं। अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं रहवासी, लेकिन कोई नहीं सुनता। लोगों ने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन सड़कों का क्या कुछ हाल है। देखिए, कीचड़ से होकर निकलना पड़ता है लोगों को। ये हालत है वार्डों की, मुरैना के वार्डों की हालत है। अब मजबूर होकर लोग इसी कीचड़ में प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उनकी बात शासन प्रशासन तक पहुंच सके, सरकार तक पहुंच सके, उनकी समस्या को सरकार समझ सके, जान सके। घर के सामने ही कितना कीचड़ है, देखिए आप, पानी भरा हुआ है, आने जाने में दिक्कत होती है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। मनोज उपाध्याय जुड़े हुए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। मनोज, तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि घर के बाहर ही इतना कीचड़ है, कितनी परेशानी लोगों को नहीं हो रही होगी वहां पर, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि वार्ड 47 है, जहाँ की जो महिला और पुरुष हैं काफी दिनों से परेशान हो रहे हैं। कई बार ये नगर निगम कमिश्नर और पार्षद के, तो महिला ये कह रही है कई बार पैर भी छू चुके हैं, फिर भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। एक महिला तो यहाँ फिसल के गिर गई तो उसके पैर में फ्रैक्चर है, जैसा कि उस जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है। उसके पैर पे प्लास्टर चढ़ा हुआ है। दुकान पर सामान लेने आई थी और पैर फिसल कर वो गिर गई। कई बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। वहाँ जब ये कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना के पास गए तो उन्होंने साफ कहा आपने भाजपा को वोट नहीं दिए, इसलिए आपका कार्य नहीं होगा। इसी प्रकार जो पार्षद है सोनू जौनवार, वो उनका भी कहना है
कि आपकी गली में कोई कार्य नहीं होगा। यहाँ जो महिला पुरुष है और कुछ जो गरीब तबके के लोग हैं जो ठेला मजदूरी करते हैं, उनके ठेले भी नहीं निकल पा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। और सुबह से ही आज जो वार्ड 47 के महिला पुरुष है वो धरने पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम धरना ऐसे ही देते रहेंगे। देखने वाली बात होगी कि आवाज उनकी जनता की पहुंच पाती है, नहीं पहुंच पाती जिम्मेदारों तक। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए मनोज, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री का प्रभार लेने के बाद पहली बार कुंवर विजय शाह उमरिया पहुंचे, जहां पहुंचने के बाद मंत्री विजय शाह ने घोषणा की और कहा कि रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना का लाभ प्रदेश के जनजातीय वर्ग के उन किसानों को मिलेगा जो मोटे अनाज का उत्पादन करेंगे। मंत्री विजय शाह ने बताया कि जल्द ही प्रदेश के 89 ट्राइबल ब्लॉकों में जनजातीय वर्ग के छात्रों के लिए निःशुल्क कंपटीशन सेंटर खोले जाएंगे। पेगा, भारिया और सहरिया ये वो जनजातियां हैं जो विलुप्त होती जनजातियां हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी 43 जातियां हैं और 3 जातियां हमारी सहरिया, बेगा, भारिया वो जनजातियां हैं जो विशेष पिछड़ी जनजाति कहलाती है। उनके लिए मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी की पहल पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने 24,000 करोड़ रुपया उनके लिए दिया है।